नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने यूके ट्रिपल एस सी 1 सीरीज फॉर और एग्ज़ाम चलाई है, उसका आज क्रैश कोर्स डे 7 है। उसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी में विराम चिन्ह और जीके जीएस में पढ़ेंगे शस्त्रों की होड़ एवं यूएनओ के प्रयास, भूमंडलीकरण। और उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की झील और तालें। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। अपने भावों, विचारों तथा लेखन का पूर्ण रूप से स्पष्ट, प्रभावशाली, बोधगम्य तथा संप्रेषणीय बनाने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग व्याकरण या रचना शास्त्र में होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसके उपयोग से उच्चारण में सुविधा होती है। अगर इनका प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है तथा अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। विराम चिन्हों से क्या होता है कि शब्द जैसे स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमा लगाया है तो इस हमको पता चल रहा है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, और लिखने का तरीका प्रभावशाली हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है, हम समझ पाते हैं, संप्रेषणीय हो जाता है, बात करने के में आसान हो जाता है, बातचीत करने में। इसका अर्थ से अनर्थ कैसे होता है देखते हैं। जैसे मोहन स्कूल चला गया, ये सामान्य वाक्य है, लास्ट में ये लगा दिया है, या तो ये होता है, अभी पूरे पढ़ेंगे, पूर्ण विराम लगाया है तो ये सामान्य वाक्य है। अगर अंत में आ गया है क्वेश्चन मार्क तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर विस्मयादिबोधक आ गया है तो ये विस्मयबोधक है। जैसे इसमें मोहन स्कूल चला गया, सामान्य वाक्य, मोहन स्कूल चला गया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो गया या नहीं गया, इतने से ही फर्क पड़ गया। देखो, मोहन स्कूल चला गया, विस्मयादिबोधक, मतलब उनको आश्चर्य हो गया, चले गया, ऐसे करके। हिंदी में विराम चिन्हों के अधोलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो ये हैं। जैसे पूर्ण विराम के लिए या विराम के लिए ऐसे एक खड़ी पाई लगाते हैं, या इधर पर ऐसे करके फुल स्टॉप का चिन्ह बनाते हैं, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप ही कहते हैं। अर्ध विराम ये ऐसा होता है, एक ऊपर से बिंदु, फिर नीचे से ऐसे सेमी कॉलम। अल्प विराम में कॉमा, अभी इनको डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक में ये उद्धरण चिन्ह में ये ऊपर से दो डंडे इस टाइप का होता है उद्धरण चिन्ह, ये एक हराड़ चिन्ह हुआ, इन्वर्टेड कॉमाच। योजक चिन्ह ये होता है, हाइपन कहते हैं इसे। निर्देशिका या रेखिका उससे थोड़ा लंबा होता है योजक से। कोष्टक ये हो गए। हंसपद ये ऐसे करके। रेखांकन, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पाद चिन्ह या समाप्ति सूचक चिन्ह। आइए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर, जैसे उनमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह आएगा, लेकिन उनको छोड़कर जो विराम चिन्ह उपयोग में लाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, या तो ऐसे बिंदु बना देंगे सीधे, इसमें बन नहीं पा रहा है, या ऐसे डंडा, ये बनाया भी है यहाँ पर, ये लास्ट में पूर्ण विराम ही लगा रखा है, हर सवाल के पीछे लगाया होगा। राम स्कूल से आ रहा है, पूर्ण विराम। वह छत से गिर गया, पूर्ण विराम, या इंग्लिश में फुल स्टॉप। अर्ध विराम, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए, ख़त्म नहीं करना है लेकिन हल्का थोड़ी देर रुकना है, तो उसे कहते हैं अर्ध विराम। थोड़ी देर हमने आराम कर लिया, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, ये अर्धविराम का प्रयोग किया है। किंतु श्रीनगर और भी किस्मों के फल के लिए विशेष रूप से पैदा होते हैं, और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं श्रीनगर में। बात पूरी नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी देर रुका। अल्प विराम, जहाँ अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, इससे भी ये ऊपर वाले अर्धविराम से भी थोड़ी देर कम रुकना हो, वहाँ अल्प विराम लगता है। यह निम्न स्थानों में प्रयुक्त होता है। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए राम, कृष्ण, माधव यहाँ आए थे, ये राम और कृष्ण को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। समानाधिकरण, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में
समानाधिकरण हुआ जैसे एक ही शब्द के लिए दो तीन चीज़ें, मतलब एक ही जैसे व्याकरण की दृष्टि से एक ही जैसे शब्द हैं वो समान अधिकरण वाले। सर्वनाम के बीच जैसे चौहान साहब हमारे कक्षा अध्यापक, चौहान साहब भी वही हैं और हमारे कक्षा अध्यापक भी वही हैं, लेकिन उनके लिए कह रहे हैं चौहान साहब, फिर रुके हम थोड़ी देर, फिर हमने हमारे कक्षा अध्यापक आज छुट्टी पर जा रहे हैं, ऐसे संबोधन करते हैं ना स्कूल में, वही चौहान साहब हमारे कक्षा अध्यापक आज छुट्टी पर जा रहे हैं। समानाधिकरण ये हुई, ये चीज़ें जो एक ही चीज़ के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए। उद्धरण वाक्यांश को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ पर कॉमा लगाया हमने, हमारे नवयुवक को आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए, यहाँ से और होगा। देखो उद्धरण वाक्यांश, ये उद्धरण वाक्यांश हुआ है पीछे वाला, इसको अलग करने के लिए ऐसे भी इससे सवाल आता है, आया भी है कि उद्धरण चिन्ह लगाने से पूर्व किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ये महीने तारीख सन को अलग करने के लिए, जैसे रमेश का जन्म 7 अक्टूबर 1985 को हुआ था, महीने व तारीख सन को अलग करने के लिए बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे भागो भागो, एक कॉमा आग लग गई, भागो भागो में कॉमा लगा दिया। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो लगा देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। अब आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में। जिन वाक्यों में क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो सवाल पूछ रहा है, कोई प्रश्न कर दिया उसने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विस्मय सूचक चिन्ह, जिन शब्दों में हर्ष और घृणा, दुख, आश्चर्य आदि मनोभावों का प्रकट होना पाया जाता है, उनके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे यह कैसा सुहाना दृश्य है, उसको आश्चर्य हो गया है कि इतना अच्छा कैसे हो गया करके ये चीज़। उद्धरण, किसी अन्य व्यक्ति के वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी ने कुछ कहा है, जैसे तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो इनने कहा था हमने किस में रख दिया, उद्धरण चिन्ह में, इन्वर्टेड कॉमाज में रख दिया। ठीक है, जिस ज्यों की त्यों, जैसे वही बात जो उनने कही थी वही हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी। मतलब उदाहरण के भीतर यदि किसी अन्य कथन का समावेश हो तो इखरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के भीतर भी अगर यहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए ऐसे कहा, फिर कुछ और भी कहना होता तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते और उस चीज़ को भी कह लेते। जैसे अभी कहा हमने, किसी अक्षर शब्द पर विशेष बल देने के लिए भी इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेमचंद्र प्रसिद्ध कथाकार हैं, प्रेमचंद्र इसमें हमने बल देना था प्रेमचंद्र के ऊपर, तो हमने क्या लगा दिया, इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया हमने, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का। ये मेंस में लिखने के लिए आते हैं तो वहाँ पर को हिंदी जो आती है उसके अंदर भी ये लिखने के लिए आते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग सही से होना चाहिए, इसके भी नंबर कटते हैं मतलब, तो अच्छे से ध्यान से देखिए इसको। किसी भी महत्वपूर्ण कथन को प्रदर्शित करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, करो या मरो, ये गांधी जी ने कहा था ना, ध्येय वाक्य स्कूल में हम कहते थे बहुत बार क्योंकि छोटा होता था, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे इनने जो बात की वो ज्यों की तो हमने यहाँ लिख दी। योजक चिन्ह, दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग के योग से जब पद बनता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जय पराजय, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया। शोक संतृप्त, माता पिता भाई बहन सबके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह, कथोपकथन, किसी की बातचीत का जो पूरी बातचीत ले ली उसको कथोपकथन कहते हैं। जैसे वार्तालाप, आपस में बातचीत हुई, कथोपकथन हुई, किसी की बातचीत जो हमने पूरी उठा के यहाँ रख दी, उसमें भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कोई वार्तालाप कर रहे हैं हम, उसमें भी निर्देशक चिन्ह, कोई संवाद कर रहा है कहीं पर, नाम के बाद इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी ने कहा, ये फिर निर्देशक चिन्ह लगाया हमने, हिंसा मत करो,
गांधी जी की कही हुई बात हमने कथोपकथन था इनका, हमने उठा के यहाँ रख दिया। महेश ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। कोष्टक चिन्ह कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है तो जैसे यहाँ पर लिखा है क्रिया के भेद लिखा है, लेकिन अलग करने के लिए कौन है भेद करके बताने के लिए हमने क्या लगाया, कोष्टक चिन्ह लगाया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद हैं के उदाहरण दीजिए। थे तो क्रिया के भेद पूछे हमने, लेकिन हमने स्पेशल क्या पूछ दिया, हमने सकर्मक अकर्मक के भेद। हंसपद त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं इसको। जैसे इसको हम लगाते थे जहाँ पर कुछ चीज़, जब वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाता है तो हंसपद लगा के इसका प्रयोग करके छोटे शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे राम, यहाँ पर हम भूल गए क्या लाता है, लिख खाली हमने लिख दिया कि राम लाता है, हम फल लिखना भूल गए थे तो हमने क्या किया, हंसपद चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया फल लाता है। रेखांकन चिन्ह वाक्यों में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको रेखांकित कर दिया जाएगा। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसमें तो रेखांकन क्या है मैं कर देता हूँ, प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति है। लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पेपर में लिखे रहते हैं ना, कृपया पन्ना उलटिए, इसकी फुल फॉर्म है। जैसे डॉक्टर लिखना है हमने डॉक्टर लिख देंगे ऐसे करके, पूरा डॉक्टर लिखने के लिए ये प्रोफेसर लिखना है प्रो लिख देंगे, पीछे से गोला बना देंगे, लाघव चिन्ह हो गया। लोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह रिक्त स्थान ऐसे। गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है ... फिर हम कुछ करेंगे, हम करेंगे या मरेंगे। आ गया है लेखपाल का पेपर, अब करो या मरो। 1.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे हैं इसमें। समता सूचक चिन्ह बराबर समानता चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्तता के आग्रह होने पर सामान्य भाषा में कभी कभी होता है, किंतु सबसे अधिक इसका प्रयोग गणित में होता है। बराबर का चिन्ह, जैसे बिजली और विद्युत एक ही शब्द हैं तो हमने क्या किया, बिजली बराबर विद्युत, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग किस में होता है, गणित में है। 3 × 4 = 7। विवरण चिन्ह इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ कोई सूचना, निर्देश आदि का विवरण देना हो। गद्यांश और भावार्थ लिखने में इन चिन्हों को लगाते हैं। जैसे भावार्थ लिखेंगे फिर पीछे से ये हुआ विवरण चिन्ह, फिर आगे को लिखते रहा, ये बनाया है पीछे से। उपविराम या अपूर्ण विराम, ये 2 डॉट विसर्ग टाइप का। जब किसी शब्द को अलग दिखाना हो या किसी के द्वारा कहे गए वक्तव्य को दिखाना हो तो अपूर्ण विराम उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कामता प्रसाद जी ने इसे विसर्ग से लिया है। आजकल इस टाइप के सब सवाल भी बन जा रहे हैं। हाँ, किसने कहा है ऐसा विसर्ग से लिया है करके, कामता प्रसाद जी ने इसे। इसका उदाहरण हुआ विज्ञान वरदान या अभिशाप, यहाँ पर हमने ये लगा दिया अपूर्ण विराम या उपविराम। देश बनेगा विकसित, ये मोदी जी कह रहे हैं ऐसा। पुनरुक्ति सूचक शब्द जब चिन्हों का प्रयोग शब्दों को दोहराने हेतु किया जाता है। जैसे क्रमशः नाम आयु ऐसे करके बनाते हैं ना, नाम है जैसे मोहन, राम मोहन, इसकी आयु भी 20 साल है तो हमने मोहन की आयु भी क्या 20 साल है तो हमने ऐसे करके बना लेते हैं। या मैंने कुछ भी चीज़ लिखा, माना इधर पर टीका लिखा है, नीचे भी मैंने दोबारा से टीका लिखना है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, दोबारा से आ गया है करके। टीका सूचक, ये स्टार मार्क, एस्ट्रिक मार्क भी कहते हैं इनको। तारक चिन्ह या टीका सूचक चिन्ह में टिप्पणी देने में लगाए जाते हैं, या यदि किसी लेख या पुस्तक में किसी शब्द में विशेष कोई सूचना देनी हो तो उस शब्द के साथ एक चिन्ह बना देते हैं, एस्ट्रिक मार्क बना देंगे जैसे ऐसे करके, फिर उसके बारे में नीचे लिख देंगे। ये परीक्षावाणी की किताबों में आपने देखा होगा, ये लिखा है जैसे परीक्षावाणी हिंदी की उपयोगी पुस्तक है, ठीक है, एस्ट्रिक मार्क बना दिया हमने। फिर नीचे लिख देंगे कि उसके यहाँ पर जैसे ऊपर पेज में तो लिखा हमने परीक्षावाणी हिंदी की उपयोगी पुस्तक है, इसके इधर पर स्टार बना देते,
फिर हम नीचे उसको देखते कि क्या इसके बारे में डिटेल में क्या लिखा है। तो परीक्षावाणी की अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। समझ गए होंगे आप लोग। पाद बिंदु, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द के नीचे किया जाता है। जैसे आजमगढ़, ये मैंने आपको नुक्ता चिन्ह बताए थे, यहाँ पर जौ के नीचे। गज इत्यादि बिंदुओं से दिखाया जाता है। इसे पाद बिंदु या पाद चिन्ह कहते हैं। नुक्ता चिन्ह हुआ ये। समाप्ति सूचक, जैसे ऐसे डैश 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 खत्म होगी चीज़ करके बना देते हैं हम। जब कोई कहानी पैराग्राफ समाप्त हो जाता है तो समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब ये समाप्त होगी हिंदी हमारी, अब उत्तराखंडी शुरू होगी तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे करके बना देते थे ना, ये गुणा गुणा गुणा, समाप्ति होगी अब इसकी। अब हम शुरू करेंगे उत्तराखंड की झीलें जनपदवार। ये कुछ झीलें हैं उत्तराखंड की, जैसे होमकुंड है, हेमकुंड झील है, सॉरी, ये सात ताल झील है। आइए पढ़ते हैं इनको जनपदवार। चमोली ज़िले की झीलें। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें वाला ज़िला चमोली है। इसकी एक ट्रिक है ये झीलों को याद करने के लिए। हो भे सम दूली ताबी बेका मानोगे। इनके फर्स्ट नाम लिए हैं, लिखे हैं मैंने, जो जो झीलें हैं उनके हैं ये। इनको जब आप ही लोग खुद लिखेंगे तब याद होंगे ये, या अपनी कोई ट्रिक बनाना। होमकुंड नंदप्रयाग राज जात का अंतिम पड़ाव है। जब नंदा राज जात यात्रा जाती है तो अंत में यहाँ पर समाप्त हो जाती है होमकुंड के पास। भेकल ताल ब्रह्मताल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, सब चमोली के ताल हैं, ठीक है। सतोपंथ ताल, इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। ये मैंने जब अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ाया था तो उधर पर बनाया था ऐसे करके, आपको याद होगा। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करके 3 कोने हैं और यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। अगर आपने नदी तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, मैंने ऐसे ही पार्ट में ऐड की हैं वो। दुर्मी ताल निजमुला घाटी में स्थित है। लिंगा ताल या आंचरी ताल, ये दोनों फूलों की घाटी में है। तारक ताल चमोली में है। बिरही ताल सुख ताल झल ताल चमोली में है। बेनीताल आदि बद्री के पास है। ये बेनीताल के पास नंदा देवी मंदिर भी है। कागबसुंडी ताल हाथी पर्वत के पास है। मणिभद्र ताल या सिद्ध ताल धार्मिक महत्व का है। मणिभद्र ताल और सिद्ध ताल का। नरसिंह ताल आदिमात्र का ताल धार्मिक स्थल है। गौना झील 1894 में टूटी एक बार, जिसमें श्रीनगर बह गया। फिर 1970 में पूरी टूट गई। इसमें पूरे चमोली ज़िले का मुख्यालय ही पूरा बह गया। फिर वहाँ से मुख्यालय हमने कहाँ बनाना पड़ा, गोपेश्वर में। अब आते हैं देहरादून जनपद की झीलें। कांसरो के पास चंद्रभागा, कांसरो ताल कहाँ है, रायवाला के पास देहरादून। और चंदनबाड़ी ताल कहाँ है, यहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है। ये भी मैंने मैप से पूरा बनाया था, ऐसे चंद्रभागा नदी निकल रही थी उधर से, फिर ऋषिकेश के पास मिल रही थी। चंदनबाड़ी ताल चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। टिहरी जनपद की झीलें। पहले इसकी ट्रिक है। सहयम महासर लाल मंसूर अप्सरा द्रो जराल। सहस्त्र ताल सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। इसके जब ऐसे पानी में देखते हैं तो नीचे से ऐसे स्लेटें टाइप की दिखती हैं हमको, बहुत सारी हज़ारों स्लेट हैं इसके नीचे, सहस्त्र ताल के नीचे। और इस पहले तक कहते थे कि मतलब 1000 तालों का समूह था, बहुत सारे ताल थे, अब एक ही ताल बन गया है करके, तब इसका नाम सहस्त्र ताल रखा गया। यम ताल भी इसके बगल ही में है, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। महासर ताल, इसे भाई बहन ताल भी कहते हैं। इसकी आकृति है 2 कटोरे नुमा है, ऐसे करके 2 कटोरे जैसे होंगे। बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है और टिहरी के उत्तर पूर्व सीमा और केदारनाथ की पश्चिम सीमा में है। तब ये टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में है। अभी नीचे रुद्रप्रयाग में भी लिखा है मैंने।
ये लाल पानी वाला ताल है, इसकी कहानी है उससे जुड़ी हुई, वासुकी नाग से जुड़ी हुई। जैसे अगर मैंने याद करने होते तो मैं इसको पहले ऐसे लाल कलर से बनाता, लाल कलर से एक ताल बना लेता, उसमें फिर नीले कलर से एक कमल का फूल भी बना लेता। ऐसे बनाए हैं मतलब मैंने अपनी कॉपियों में, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं याद करने के लिए, उससे वहाँ याद आ जाते हैं इमेज बनाए रहोगे तो। मंसूर ताल दूध गंगा हिमनद के पास है, खतलिंग हिमनद के सामने। भिलंगाना की सहायक दूध गंगा का उद्गम भी इसी मंसूर ताल से होता है। अप्सरा ताल या अछरी ताल, अप्सराएं इसका स्नान स्थल है, इसके स्थल टिहरी में बूढ़ा केदार के पास है अप्सरा ताल और अछरी ताल। द्रौपदी ताल हिमानी झील है। जराल ताल भीलंग ताल टिहरी में है। उत्तरकाशी जनपद की झीलें। नचिकेदार, फाचा, सरता, रुई, डोडी, मंगल, भरड़ा। नचकेता ताल उद्लक के पुत्र नचकेता के नाम पर था, जिनका यम नचकेता संवाद भी है कठोपनिषद में, उन्हीं नचिकेता के नाम में, जो नचकेता से वो यम से 3 सवाल पूछते हैं। केदार ताल थलैया पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पाँचकंडी बया ताल उबलता पानी है, इसमें उबलते रहता है, जो ये आए भी है में, ये वाला पेपर में आया भी है। पाँचकंडी बया ताल 2-3 बार आया है। सरताल बड़कोट क्षेत्र में स्थित है। रोही ताल, साड़ा ताल, खिड़ा ताल सब उत्तरकाशी में है। भराड़सर ताल, लामा ताल ट्रैकिंग स्पॉट है। मंगलाछू ताल, इसके बगल में अगर हम ताली बजाएंगे तो इसमें बुलबुले उठते हैं। इनको एक बार आप लोग वैसे जैसे नेट में सर्च भी करना, इनकी इमेजें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को याद भी हो जाएंगी चीज़ें। अब मैंने सब इसलिए ऐड नहीं किया कि कॉपीराइट भी आ जाते हैं इनसे तब। रुइन सारत, देवसाड़ी, नरसिंह ताल ग्लेशियर झीलें हैं। डोडी ताल गणेश जी की जन्मभूमि है। 6 कोनों वाला ताल है, ये मैंने बनाया भी था ऐसे करके पेंजीन जैसा। इससे असी गंगा नदी निकल रही थी और इसका नाम हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है। काणा ताल डोडी ताल के पास है। रुद्रप्रयाग जनपद की झीलें। गांधी देव, बधाणी, भेंक, सुकवासु, दिदरी। गांधी सरोवर, सरवदी सरोवर, चौराबाड़ी ताल, ये सब एक ही के नाम है। गांधी सरोवर इसलिए नाम रखा क्योंकि 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उनकी अस्थियां यहाँ विसर्जित की गई थी और इसी उसमें केदारनाथ के बगल में है, इसी में आपदा आई थी ग्लेशियर टूटने से। देवरिया ताल, चौखंबा का शिखर दिखता है इसमें, जैसे ये ताल है नीचे, मैंने ये फ़ोटोएँ भी सब देखी हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर चौखंबा पर्वत है तो नीचे उसका ऐसे करके इमेज भी दिखती है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देखिए और पढ़िए। इसे पुराणों में इंद्र सरोवर भी कहा गया है। बधाणी ताल भी रुद्रप्रयाग में है। भेंक ताल, इसका आकार अंडे के आकार का है, ऐसे करके ये है अंडे जैसा। सुखदी ताल और दिदुरी ताल उत्तर ऊखीमठ के पास है और जो ये देवरिया ताल है ये भी ऊखीमठ के पास है। इनको आप किसी के ब्लॉग में भी देख सकते हैं, मैंने भी उन सब में ही देखे हैं ये। वासुकी ताल लाल पानी का ताल है, नीले कमल के लिए है, टीले और रुद्रप्रयाग जिले में है, अभी बता दिया है ऊपर। पिथौरागढ़ जनपद की झीलें। धमौरी परी, छिपला थर। धमौरी ताल पिथौरागढ़ में है। परी ताल पिथौरागढ़ में है। पार्वती ताल, दोनों धार्मिक महत्व के हैं, परी ताल और पार्वती ताल। छिपलाकोट झील पर्यटक स्थल है। थरकोट झील आजकल ही बनी है, थरकोट में जब पिथौरागढ़ ख़त्म होता है नीचे। नैनीताल जनपद की ट्रिक है इसकी झीलों की। सूखा सड़िया हरिया, मलुआ लुखमा नल, खुरपा भीम, नौकुचिया साथ। इनको 10 बार बोलना तब याद होंगे। सूखा ताल सड़िया ताल नैनीताल में है, सूखा भी है और सड़ भी गया है, ठीक है। लुकमा ताल और हरीश ताल और मलवा ताल भी नैनीताल क्षेत्र में है। नल ताल भी, इसी को कमल ताल भी कहते हैं।
खुरपा ताल ये जानवर के खुर के आकार का है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ये त्रिभुजाकार है, सी आकार की भी है, आप देखना इसे कभी। बीच में इसके टापू है। पहले म्यूजियम था, फिर होटल खुला है शायद आजकल। कमल कड़े और कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है इसके तट पर। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल है। 9 कोने एक साथ देखे ही नहीं जाते हैं, कहते हैं इसके। सबसे गहरी झील है ये। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल ही है, 40 मीटर गहरी है। और ये पक्षियों का निवास के लिए सर्वोत्तम है, और विदेशी पक्षी भी आते हैं यहाँ। 7 ताल ये अश्व खुर के आकार का है। खुरपा ताल तो जानवर के खुर के आकार का है, लेकिन ये घोड़े के खुर के आकार का है। ऐसे घोड़े की नाल होती है ना, इस टाइप का ही है। 7 तालों का समूह है। समूह था मतलब, अब तो बचे नहीं है कुछ। वो 7 ताल थे। नल दमयंती ताल ये 5 भुजाकार है। गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख थे। 7 ताल का जल आने वाली नैनीताल से आने वाली बलियागाड़ आती है नैनीताल के नैनी झील के बगल से। तो उसमें उसके माध्यम से 7 ताल से भी मिलती है। फिर गोला नदी में चले जाता है इनका पानी। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। इसकी जैसी खूबियाँ उसकी भी होंगी तब। उधम सिंह नगर की जनपद की झीलें। द्रोणगिरी, खेड़ा, हरिपुरा। द्रोणताल, गिरिताल काशीपुर में है दोनों। ये द्रोणताल तो द्रोणाचार्य के नाम पर रखा है इसका नाम। खेड़ा झील कृत्रिम झील है, 2006 में बनाई गई। हरिपुरा जलाशय बाकरा नदी पर है, गूलर भोज में। चंपावत जनपद की झीलें। श्यामला ताल, झिलमिल, कोलीढेक। श्यामला ताल सफ़ेद कमल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बगल में विवेकानंद आश्रम भी है। झिलमिल ताल गोल आकार का है। कोलीढेक झील लोहाघाट में है। ये आज के लिए बनी है। आइए, इसमें बहुत सुंदर है। बागेश्वर और अल्मोड़ा की झीलें। सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। अब शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, जीके एंड जीएस का। शस्त्रों की होड़ एवं यूएनओ के प्रयास। ये टॉपिक दिए गए हैं। मैं जैसे मैंने कल सार के कराया, आज इनको करा रहा हूँ। ये आप सिलेबस अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। सेक्शन डी के अंदर नीचे से दिए हैं ये, पॉलिटी के बाद। शस्त्रों की होड़ और यूएनओ के प्रयास। परिभाषा क्या हुई इसकी? जब दो या अधिक देशों के बीच सैन्य शक्ति बढ़ाने हेतु हथियारों की संख्या, गुणवत्ता एवं तकनीक में प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें शस्त्रों की होड़ कहा जाता है। मतलब कि मैं इतने हथियार रख रहा हूँ, ये हथियार रख रहे हैं, हथियार के लिए होड़ होती है। प्रमुख कारण इसके क्या है? सुरक्षा की भावना। जैसे हम हथियार क्यों रखेंगे? जैसे हमारे अगल बगल में कैसे देश हैं, पाकिस्तान है, चीन है, उनके पास वैसे हथियार हैं, तो हमने भी अपने पास हथियार रखने होंगे, तब वो कम हल्ला गुल्ला करेंगे। राजनीतिक वर्चस्व की होड़ के लिए, वैश्विक प्रभुत्व की चाहत के लिए, प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए। प्रौद्योगिकी में उन्नति होगी, अच्छे अच्छे हथियार होंगे तो हमारे पास आजकल हमने जो है ड्रोन बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की दौड़। यूएनओ के प्रयास, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। निशस्त्रीकरण के लिए यूएनओ ने क्या क्या प्रयास किए करके। संगठन की संधि की तिथियां, उद्देश्य इन सब नीचे हैं। ये लोग लाए एक एनपीटी, नेशनल प्रोलिफरेंशियल ट्रीटी, मतलब कि परमाणु अप्रसार संधि। मतलब कि आप जो भी अपने परमाणु हैं उनको ज़्यादा प्रसार नहीं करेंगे, अपने पास कम हथियार रखेंगे करके। परमाणु हथियार जो भी हैं उनको प्रयोग नहीं करेंगे और अपने पास बनाएंगे भी नहीं। ये 1 जुलाई 1968 को लाई गई, लेकिन एनपीटी लाई गई उस दिन, और लागू हुई है 5 मार्च 1970 को। परमाणु हथियारों के प्रसारों को रोकने के लिए इसका ये लाई गई थी। सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण और प्रतिबंध संधि। ये आई है 10 सितंबर 1996 को। सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए आई है। मतलब कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर पाओगे करके।
फिर आया UNODA, UN ऑफिस ऑफ डिसआर्मामेंट अफेयर्स 1998 में आया ये आया निशस्त्रीकरणों के हेतु नीति, योजना और जागरूकता के लिए। UN डिसआर्मामेंट कमीशन UNDC ये 1952 की है, हथियारों में नियंत्रण एवं रणनीति निर्धारण के लिए। NPT विशेष, भारत, पाकिस्तान, इजराइल इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले प्रमुख हैं। देखो होशियार हैं सब। यह तीनों स्तंभों पर आधारित हैं, अप्रसार, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए। CTBT विशेष है, भारत और अमेरिका सहित कुछ देशों ने अभी तक इस संधि की पुष्टि नहीं की है, मतलब कि इनने इसमें साइन नहीं किए हैं। संधि का उद्देश्य है सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर स्थायी रोक। इनने हस्ताक्षर क्यों नहीं, भारत ने इन चीज़ों में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि अभी भारत के पड़ोसी ऐसे हैं घातक, और अगर ये इन संधियों में हस्ताक्षर कर देगा तो बाकी उनके पास तो ये चीज़ें हैं ही पहले से, तो फिर परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा, इसलिए भारत ने इनमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं अभी तक। इनके जो PYQs आए हैं पेपरों में, जैसे वो हैं ये, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं शांति प्रयासों का वर्णन कीजिए। यह है UKSSC 2018 में, जब इसने शुरू किए थे ये वाले सवाल पूछने सिलेबस से। UPSC 2014 का सिमिलर उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व शांति बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जैसे शांति सेना बनाई गई, जैसे कांगो, रवांडा, सूडान आदि में। निशस्त्रीकरण की संधियाँ की गई, जैसे NPT, CTBT अभी मैंने ऊपर बता दिया है, सॉल्ट, स्टार्ट ये लास्ट में बता दूंगा आदि। मध्यस्थता और वार्ताओं द्वारा संघर्ष समाधान, अब हम क्या करते हैं, बीच में मध्यस्थता करते हैं और वार्ताओं के द्वारा ही समाधान करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो जैसे ईरान और इजराइल में आजकल युद्ध चल रहे हैं, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। UNODA के माध्यम से निशस्त्रीकरण एजेंडा का प्रसार, आतंकवाद निरोध का प्रयास, UN काउंटर टेररिज्म सेंटर के अंतर्गत आदि। निशस्त्रीकरण की दिशा में UNO के प्रयास की विवेचना कीजिए। देखो PCS मेंस में आया है 2020 में, और BPSC में भी आया है। UNO ने हथियार के प्रसारों को रोकने हेतु निम्न प्रयास किए। NPT बनाया इनने, परमाणु प्रसार पर रोक लगाकर केवल 5 देशों को अधिकृत माना गया। यही लोग रखेंगे ये चीज़ें, जिनके पास वीटो पावर है शायद वही है, ये बात चेक करना आप लोग। CTBT सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया। UNDC सदस्य देशों के हथियारों नियंत्रणों पर सलाह के लिए। UNODA नीति निर्माण, शोध एवं संवाद को बढ़ावा देने के लिए। अगर मेंस में पेपर आएगा हम इतना लिख देंगे, बहुत तो है, थोड़ा इसके बारे में और जानकारियाँ लिख देंगे। स्टार्ट और साल्ट जैसे द्विपक्षीय प्रयासों को समर्थन देना। अब आते हैं अगले टॉपिक, भूमंडलीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन। इसकी परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विश्व सभी राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व तकनीकी रूप से परस्पर जुड़ जाते हैं, ये हुआ ग्लोबलाइजेशन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? विश्व व्यापार में सहभागिता के लिए, हर जगह व्यापार फैले करके, विदेशी निवेश और पूंजी का प्रवाह हो, इधर उधर पूंजी जाए, विदेश वाले यहाँ निवेश करें, हम वहाँ निवेश करें, ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भागीदारी, वो उतना अच्छा फ़ोन बना दे रही है कंपनी तो हम भी बना सकते हैं, मेक इन इंडिया ये चीज़ें लाए। सूचना क्रांति का वैश्विक प्रभाव, गुण क्या हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच हुई, विदेशी निवेश FDI में वृद्धि हुई, रोजगार और तकनीक का विकास हुआ, उत्पादों की गुणवत्ता और विकल्प, क्योंकि अब हम जैसे यहाँ से फ़ोन लेना चाह रहे हैं या हम कहीं और से भी फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो हम उसकी गुणवत्ता जो भी देखेंगे। अगर हम चाइना का फ़ोन अभी चाहें या अमेरिका जैसे एप्पल का हम फ़ोन चाहें, एप्पल ने इस बार स्टोर जैसे मुंबई में खोला 2023 में, अगर हमको वो फ़ोन चाहिए तो हम उसे भी ले सकते हैं ये ग्लोबलाइजेशन के उससे। सांस्कृतिक विविधता, कहीं की संस्कृति यहाँ देखेंगे हम, वहाँ की संस्कृति वो यहाँ से वहाँ सीखेंगे, वहाँ से हम यहाँ सीखेंगे। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। स्थानीय और कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों का पतन हो गया। कैसे हुआ? जैसे पहले तक हम दिया या ये चीज़ें जलाते थे,
आजकल क्या आ गई मार्केट में, चाइनीज़ लाइट आ गई। तो उससे क्या हुआ, जैसे दिए बनाने वालों का मटके, ये जो मिट्टी के दिए ये बनाते थे, उनका उद्योग थोड़े कम हो गए। अब सब जगह वो वाली लाइटें ही चल गई हैं। सांस्कृतिक पहचान का ह्रास हो गया। आर्थिक असमानता आ गई। जिसके पास पैसे हैं वो अच्छी चीज़ें ले आ रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं ले पा रहे हैं बाहर की कंपनी की चीज़ें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व हो गया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके फेमस नाम हैं, जैसे BMW, ये मर्सिडीज, इन चीज़ों की चीज़ें भी यहाँ तक पहुँच गई, जैसे ऑडी, इनके अब वर्चस्व हैं। ब्रेन ड्रेन हुआ, प्रतिभा पलायन। माना जैसे यहाँ के कोई होशियार बच्चे हैं, वो यहाँ जो कि काम करते हैं वो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं। PYQ जिसके भूमंडलीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ये UKPSC मेंस में आया है 2019 में और SSC मेंस में आया है 2017 में। भूमंडलीकरण ने वैश्विक बाजारों, निवेश और तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया है, परंतु इससे देश में स्तर पर कुटीर उद्योगों, रोजगार, सांस्कृतिक विविधता को भी खतरा हुआ है। सकारात्मक प्रभाव, बाजारों का विस्तार हुआ है, तकनीकी उन्नति हुई है, वैश्विक सहयोग हुए हैं। नकारात्मक प्रभाव, स्थानीय व्यापार पर संकट, सांस्कृतिक विस्थापन। भूमंडलीकरण के लाभ व हानियाँ पर टिप्पणी कीजिए। यह भी UKSSC ने पूछा था 2021 में और MPPSC में आया है 2020 में। सेम तब PYQs करने चाहिए। ये देखो, कभी तो ये 2020 का अगर हम पेपर देखे रहते तो सेम यहाँ आ गया, 1 नंबर आ जाता उस टाइम। भूमंडलीकरण से जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश किया गया, वहीं घरेलू उत्पादन में संकट आया। इसके लाभ क्या हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, उत्पाद विकल्प मिल गया हमको, वैश्विक व्यापार। हानियाँ क्या हुई, बेरोजगारी होगी, इस सांस्कृतिक संकट हो गया, स्थानीय ब्रांड्स की हानि होगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।